नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ प्रीति योगी। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 भाषा, उपभाषा और काव्य भाषा तथा बोली। तो उसी का आगे जहाँ अपन ने छोड़ा था कल, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर, यहाँ से आज अपन बात करने वाले हैं। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपभाषाएं हैं तथा हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में इनका योगदान अवर्णनीय है। भौगोलिक दृष्टि से इनके क्षेत्रों में पर्याप्त निकटता होने के कारण इनकी सीमा स्थित बोलियां आपस में एक सी हैं, तो शेष में पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत होते हुए भी भाषिक प्रकृति और संरचना के स्तर पर पूर्वी हिंदी की अवधि से काफ़ी समानता रखती हैं। इसी दृष्टि से जब हम पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के पारस्परिक अंतरों की बात करते हैं तो हमें पूर्वी हिंदी के रूप में मुख्यतः अवधि, कहीं कहीं भोजपुरी भी और पश्चिमी हिंदी के प्रतीक के तौर पर प्रधानतः खड़ी बोली, कहीं कहीं हरियाणी भी को ध्यान में रखना होगा। पश्चिमी हिंदी की चर्चा करते समय हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम ब्रज भाषा को अपवाद माने, क्योंकि उसकी भाषिक प्रकृति खड़ी बोली की अपेक्षा अवधि के अधिक निकट है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्वी हिंदी की व्युत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, जबकि पश्चिमी हिंदी की व्युत्पत्ति शोर से प्राकृत अपभ्रंश से मानी गई है। पूर्वी हिंदी प्राय उकारांत उपभाषा के, जबकि पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा के अतिरिक्त प्राय आकारांत है। ई तथा ऊ ध्वनियों का पूर्वी हिंदी में अति ह्रस्वीकरण हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में प्राय इनके दीर्घीकरण के उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी मति मत, पश्चिमी हिंदी मति मति। पूर्वी हिंदी पद्धति पद्धत पद्धति पद्धति। पूर्वी हिंदी में संयुक्त स्वर संध्याक्षरों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में सरल रूप में, जैसे बैल बैल, बेल बेल, कौन कौन और कौन कौन। पूर्वी हिंदी में ड ध्वनि प्राय र के रूप में उच्चारित होती है, तो लड़ाई लड़ाई, जबकि पश्चिमी हिंदी में अपने सामान्य रूप में लड़ाई उड़ना आदि। पूर्वी हिंदी में ढ का उच्चारण प्राय रह के रूप में होता है, चढ़ा तो चरहा, जबकि पश्चिमी हिंदी में सामान्य रूप बड़ा चढ़ा गड़ा। वापस पूर्वी हिंदी में ण का न हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में न का ण हो जाता है। तो ऋण, पानी पानी, चरण चरण, थाना थाना। पूर्वी हिंदी में कहीं कहीं ये और वह क्रमशः ई और ऊ के रूप में उच्चारित होता है, यहाँ इहाँ वहाँ ऊहाँ, जबकि पश्चिमी हिंदी में ऐसा नहीं होता। पूर्वी हिंदी में री का उच्चारण प्राय री के रूप में होता है, ऋतु ऋतु, कृपा कृपा, जबकि पश्चिमी हिंदी में री का उच्चारण रे की भांति होता है, कृपा कृपा, दृष्टि दृष्टि। पूर्वी हिंदी में से का उच्चारण केवल से के रूप में होता है, शीश शीश, शहर शहर। फिर जबकि पश्चिमी हिंदी में से का उच्चारण से और से दोनों रूपों में मिलता है, शहर शरबत, सिर शिक्षा। फिर शे से षटकोण का से का उच्चारण पूर्वी हिंदी में खे की तरह होता है, वर्षा तो बरखा वर्षा, जबकि पश्चिमी हिंदी में कहीं से और कहीं खे के रूप में भाषण षटकोण खटकोण। पूर्वी हिंदी में शब्दों के मध्य आने वाले लय प्राय र के रूप में उच्चारित होता है, बालक बारक, फल फर, जबकि पश्चिमी हिंदी में लय सामान्य रूप से अतिरिक्त मराठी के समान मूर्धन्य रूप में भी मिलता है, बालक तो बालक, नाला तो नाला। पूर्वी हिंदी में संज्ञा के प्राय 3 रूप मिलते हैं, सामान्य रूप घोड़ा, वा सहित घोड़वा, वना सहित गुड़वना। इसकी तुलना में पश्चिमी हिंदी में प्राय एक ही रूप प्रचलित है, घोड़ा। पूर्वी हिंदी में आकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द बहुवचन में भी प्राय यथावत रहते हैं, ऊ लड़का ते लड़का, जबकि पश्चिमी हिंदी में आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं, लड़का लड़के, बेटा बेटे। पूर्वी हिंदी में कर्ता प्राय निर्विभक्तिक व प्रसर्ग रहित होते हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में
भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाने की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे पूर्वी हिंदी मैं खाना खा लिया, पश्चिमी हिंदी मैंने खाना खा लिया। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में प्रसर्गों की ध्वनि से भी काफ़ी अंतर दिखाई देते हैं। प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। कारक पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। करण अपादान सु सो सो सन, पश्चिमी हिंदी सु सो से के द्वारा। संप्रदान कु को लागी को के लिए वास्ते संबंध के को केर का के की रा रे री। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत संज्ञार्थ क्रियाओं या क्रियार्थ संज्ञाओं के साथ प्राय ईबो प्रसर्ग जुड़ता है, जाइबो देबो, जबकि पश्चिमी हिंदी में ना प्रसर्ग जाना देना लेना। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के क्रिया रूप भी प्राय अलग है। इन्हें एक संक्षिप्त तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। काल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। वर्तमान काल ई आह है। भूतकाल रहे था थी थे। भविष्यकाल है हई गा गे गी। तो हम इसे एक ब्रिज भाषा और अवधि में तुलना, तो अब है ब्रिज भाषा और अवधि में तुलना। तो तुलना का आधार फिर ब्रिज भाषा और अवधि भाषा। तो तुलना का पहला आधार उपभाषा, ऐतिहासिक विकास तथा साहित्यिक विकास। तो ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा तथा रीति काल में यह काव्य भाषा रही। यह है ब्रिज भाषा। फिर है अवधि। तो अवधि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सूफी तथा राम भक्ति काव्य धाराओं में इसका चरम साहित्यिक विकास दिखाई देता है। फिर है भौगोलिक क्षेत्र। ब्रिज भाषा मूलतः ब्रिज मंडल की बोली है, यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से इसका पर्याप्त भौगोलिक विस्तार हुआ है। अवधि के लोक प्रयोग और साहित्य दोनों दृष्टियों से अवध क्षेत्र के आसपास तक सीमित रही है। फिर तीसरा है उच्चारण पद्धति। उच्चारण पद्धति में ओकारांता ब्रिज भाषा की उच्चारण पद्धति की केंद्रीय विशेषता है और अवधि में ओकारांता अवधि प्राय देखने को मिलती हैं। ओकारांता देखने को मिलती हैं। ए और ओ का उच्चारण ब्रिज भाषा में सामान्य रूप से होता है, जैसे आवे गयो। और ए और उ का उच्चारण अवधि में संध्याक्षरों के रूप में होता है, जैसे आई आ व ई ग य उ ब इट ज उड़ा। फिर शब्दों के आरंभ में आने वाले ये वह व्यंजन ब्रिज भाषा में यह व्यंजन सामान्य रूप में आते हैं, जैसे द्वार या प्यार। अवधि में ये व्यंजन उ या ई में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे दुआर या पियार आदि। फिर है संज्ञा रूप। ब्रिज भाषा में संज्ञा का एक ही रूप चलता है, जैसे लरिका। अवधि में संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, लरिका, लरिकवा और लरिकउना। फिर है लिंग व्यवस्था। ब्रिज भाषा में स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्राय ई प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे सखी। कहीं कहीं ईया प्रसर्ग भी दिखाई पड़ता है, जैसे बतिया या फिर बिटिया। और अवधि में स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्राय ईया प्रसर्ग लगता है, जैसे बिटिया, बहनिया आदि। वचन व्यवस्था। ब्रज भाषा में बहुवचन निर्माण हेतु या तो अनुनासिकीकरण होता है, बिटिया, बिटियां या न तथा अन प्रत्ययों का प्रयोग, ग्वाला या ग्वालन। अवधि में बहुवचन निर्माण हेतु या तो अ का ए का बात बातें किया जाता है या फिर न अन या नह जोड़ दिया जाता है, सकी, सकीनह, लरिका, लरिकन। फिर है विशेषण व्यवस्था। ब्रिज भाषा के विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कालो छोरो, काली छोरी, काले छोरे इत्यादि। फिर है अवधि में प्राय आकारांत विशेषण प्रयुक्त होते हैं तथा वे हमेशा एक से बने रहते हैं, जैसे छोट, लड़कवा, छोट, बिटिया इत्यादि। तो ये अवधि और ये ब्रिज भाषा। फिर है कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था में पहला है कर्ता का। कर्ता भूतकालिक संक्रमक क्रिया में कर्ता के साथ न प्रसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है और अवधि में कर्ता कारक प्राय विभक्ति और प्रसर्ग से रहित होता है। फिर है संबंध।
संबंध ब्रिज ब्रिज भाषा में का, के, की का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता है, यद्यपि कहीं कहीं केर, केरा का प्रयोग भी दिखाई देता है। और अवधि के अंदर केर, केरा, केरे, केरी प्रसर्ग मिलते हैं, यद्यपि कहीं कहीं का, के, कहीं कहीं का, के, की का प्रयोग भी होता है। निर्विभक्तिक प्रयोग, ब्रज भाषा में निर्विभक्तिक प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, और वहीं अवधि के अंदर निर्विभक्तिक व प्रसर्ग रहित प्रयोग कुछ मात्रा में दिखाई देते हैं, जैसे राम, दरस, मिठी गई, कलुषाई। संबंध कारक तथा करण कारक का अभाव। फिर 11वां है क्रिया रचना। तो क्रिया रचना में पहला है संज्ञार्थ क्रियाएं। ब्रिज भाषा में संज्ञार्थ क्रियाओं में प्राय न प्रसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे खेलन, चलन इत्यादि। अवधि में संज्ञार्थ क्रियाओं में बो या ईबो प्रसर्ग का प्रयोग सामान्यतः होता है, जैसे जाइबो, जेबो इत्यादि। फिर है भविष्यकालीन क्रियाएं। ब्रिज भाषा में भविष्य काल का निर्माण प्राय ग रूप में होता है, जैसे जाइगो, उतरेगो इत्यादि। और अवधि में भविष्य काल की क्रियाओं में प्राय ब प्रसर्ग लगाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे चलब, देखब, उठब इत्यादि। फिर है भूतकालिक क्रियाएं। ब्रिज भाषा में ने, ना या नी प्रसर्ग दिखाई देते हैं, जैसे लीन, लीना, दीनी। और अवधि की भूतकालिक क्रियाओं में प्राय नहा, नहीं, नह प्रसर्ग होते हैं, जैसे लीनह, लीनहा, लीनही इत्यादि। संक्षेप में प्रयुक्त अंतर ब्रिज भाषा और अवधि की भाषिक प्रकृति की विभिन्नता को स्पष्ट करते हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि ये दोनों बोलियां हिंदी के अलग अलग वर्ग में शामिल की जाती है, किंतु उसके बावजूद संरचना के स्तर पर इनमें अत्यधिक समानता है। तो ये हो गया ब्रिज भाषा और अवधि में अंतर। फिर आ जाते हैं हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान। हिंदी के विकास में प्रमुख बोलियों का योगदान। पृष्ठभूमि, हिंदी के विकास की प्रक्रिया संस्कृत जैसी संयोगात्मक भाषा के वियोगात्मक भाषा बनने की प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से देश और काल सापेक्ष रही है, जिसके कारण हिंदी के मध्यकालीन विकास में भाषिक वैविध्य अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। आधुनिक काल में आधुनिकता, ब्रिटिश एकीकृत शासन, स्वाधीनता संग्राम, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार तथा पत्रकारिता के उदय आदि स्थितियों ने एक मानकीकृत और सुनिश्चित भाषिक विकास की आवश्यकता को जन्म दिया तथा इस प्रक्रिया में पिछले 100 वर्षों में हिंदी की कई बोलियों के समन्वय से वह भाषिक संरचना विकसित हुई जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। वर्तमान समय में जिसे हम हिंदी कहते हैं, उसके विकास में यद्यपि सभी बोलियों का कुछ न कुछ योगदान रहा, किंतु मुख्य रूप से खड़ी बोली, अवधि और ब्रिज भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है। तो पहली है ध्वनि संरचना में योगदान। आधुनिक हिंदी ने मूल रूप से खड़ी बोली की ध्वनि व्यवस्था को स्वीकार किया, किंतु ब्रिज भाषा और अवधि के माध्यम से कई बिंदुओं पर उसका संस्कार भी किया गया। तो खड़ी बोली में संयुक्त स्वर ए और औ का प्रयोग सामान्य स्वरों ए और ओ के रूप में होता है, जबकि अवधि में इनका प्रयोग संध्याक्षर के रूप में होता है। ब्रिज भाषा का प्रयोग संतुलित है। आधुनिक हिंदी ने ब्रिज भाषा के प्रयोग को स्वीकार किया है। उदाहरण, खड़ी बोली, अवधि, ब्रिज और आधुनिक हिंदी। तो ऐसा, ऐसा, अवधि में ऐसा, ब्रिज में ऐसा, आधुनिक में ऐसा। खड़ी में औरत, तो अवधि औरत, ब्रिज औरत, औरत। फिर है खड़ी बोली में आदि अक्षरों के लोप की विशेषता अक्सर दिखाई देती है। अवधि और ब्रिज भाषा में किसी न किसी रूप में आदि अक्षर बना रहता है। आधुनिक हिंदी में आरंभिक अक्षर का लोप नहीं होता। यह प्रभाव ब्रिज भाषा और अवधि दोनों से लिया गया है। उदाहरण, खड़ी बोली, अवधि, ब्रिज और आधुनिक हिंदी। कट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा और इकट्ठा। मटाई, मिटाई, मिटाई और मिटाई। फिर खड़ी बोली के कुल शब्दों में परवर्ती व्यंजन का द्वित्व दिखाई देता है। यह परवर्ती अवधि और ब्रिज भाषा में नहीं, उनमें यह सरल व्यंजन के रूप में आता है। आधुनिक हिंदी में ब्रिज भाषा और अवधि के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए, खड़ी बोली, अवधि, ब्रिज और आधुनिक हिंदी। चाचा, 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 चाचा। बेटी, 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 बेटी। खड़ी बोली में बहुत से शब्दों में ड और ढ का प्रयोग होता है, जबकि मानक हिंदी में ड और
ढह दिखाई देता है। इस विशेषता का सीधा संबंध अवधी ब्रिज भाषा से जोड़ना कठिन है। यद्यपि ब्रिज भाषा में ध्वनियाँ सीमित मात्रा में अवश्य दिखाई देती है, आधुनिक हिंदी में ढ तथा ढह को स्वीकार किया गया। उदाहरण, खड़ी बोली आधुनिक हिंदी गाड़ी गाड़ी, पढ़ना पढ़ना। फिर है खड़ी बोली में ण ध्वनि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता है, जबकि ब्रिज भाषा और अवधि में ण को ने कर देने की प्रवृत्ति है। आधुनिक हिंदी में काफ़ी हद तक अवधि और ब्रिज भाषा की इस विशेषता को स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी कौन कौन, पानी पानी। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी। फिर है खड़ी बोली में 6 है खड़ी बोली में ल और ड़ के बीच की एक ध्वनि ल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मूर्धन्य ल कहा जाता है तथा जो मराठी की भी एक प्रमुख ध्वनि है। आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली की इस ध्वनि को प्राय छोड़ दिया गया है एवं सामान्य ल के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये ब्रिज भाषा एवं अवधि दोनों की देन है। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी बालक बालक, जंगल जंगल। फिर है खड़ी बोली में महाप्राण ध्वनियों को अल्प प्राण ध्वनियों के रूप में प्रयुक्त करने की परंपरा दिखाई देती है। आधुनिक हिंदी में इस विशेषता को स्वीकार नहीं किया गया है। खड़ी बोली की यह विशेषता ब्रिज भाषा में भी दिखाई देती है, किंतु अवधि में अल्प प्राण व महाप्राण ध्वनियों का अंतर स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी में ये प्रभाव अवधि से स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी धोखा धोखा, दूध दूध। खड़ी बोली में कई संदर्भों में न का लय करने की प्रवृत्ति दिखाई देती, जिसे आधुनिक हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया। यह विशेषता ब्रिज भाषा एवं अवधि के साथ साथ उर्दू के प्रभाव के कारण विकसित हुई है। खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी मिलट मिनट, लील नील और लिकड़ निकल। फिर है व्याकरणिक संरचना के स्तर पर योगदान। दूसरा है व्याकरणिक संरचना के स्तर पर योगदान। लिंग व्यवस्था। खड़ी बोली में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आनी, ई और अन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इनके स्थान पर अवधि में प्राय इन प्रत्यय का प्रयोग होता है। मानक हिंदी में अवधि के प्रभाव से इन प्रत्यय के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। पुल्लिंग रूप खड़ी बोली और मानक हिंदी सुनार सुनारी सुनारिन, धोबी धोबन धोबिन और पंडित पंडितानी और पंडिताइन। शब्दों के लिंग निर्धारण में भी मानक हिंदी में अवधि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए नाक और कान जैसे शब्द खड़ी बोली में पुल्लिंग है, किंतु अवधि में स्त्रीलिंग होने के कारण इन्हें स्त्रीलिंग माना गया है। इसी प्रकार दही खड़ी बोली में स्त्रीलिंग और अवधि में पुल्लिंग, इसीलिए इसे भी मानक हिंदी पुल्लिंग माना गया है। फिर दूसरा है वचन व्यवस्था। खड़ी बोली में पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन के जो नियम हैं प्राय वह ही मानक हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। बहुवचन के लिए ब्रिज भाषा में न और अवधि में न जैसे प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, जो मानक हिंदी में मान्य नहीं है। खड़ी बोली से अंतर यह है कि खड़ी बोली में त्रियक बहुवचन के लिए आ तथा उ प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जबकि मानक हिंदी में ओ प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक वचन शब्द खड़ी बोली ब्रिज अवधि और मानक हिंदी गोड़ा गोड़ा गोड़ू गोड़न या फिर गोड़ो। स्त्रीलिंग शब्दों में सामान्य बहुवचन में खड़ी बोली में आ रूप मिलता है तथा त्रियक बहुवचन में ओ रूप मिलता है। मानक हिंदी में स्त्रीलिंग शब्दों के सामान्य बहुवचन में ए रूप स्वीकार किया है, जबकि त्रियक बहुवचन में ओ रूप ही है मान्य। एक वचन खड़ी बोली अवधि ब्रिज तथा मानक हिंदी सामान्य बात बाता बातन बातें और त्रियक में बात बातों बातन बातों। फिर है तीसरा है कारकीय प्रसर्ग। खड़ी बोली में कर्ता और कर्म दोनों कारकों के साथ न का प्रयोग होता है, जबकि ब्रिज भाषा में न का प्रयोग केवल कर्ता कारक में होता है। मानक हिंदी में ब्रिज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है, क्योंकि न का प्रयोग केवल कर्ता के साथ दिखता है। कर्म के लिए को प्रसर्ग तथा संबंध के लिए का के की और अधिकरण के लिए मैं प्रसर्ग खड़ी बोली के ही हैं, किसी बाहरी प्रभाव से नहीं है।
करण और उपादान के लिए खड़ी बोली और ब्रज भाषा में कई प्रसर्ग चलते हैं, किंतु अवधि में आधुनिक काल तक आते आते केवल से प्रसर्ग मान्य रह पाया है। मानक हिंदी में अवधि के प्रभाव स्वरूप करण उपादान के लिए केवल से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में खड़ी बोली में पे तथा ब्रज में पै प्रसर्गों का प्रयोग चलता है, किंतु अवधि में पर प्रसर्ग का प्रयोग होता है। आधुनिक हिंदी में अवधि के प्रभाव से पर तथा खड़ी बोली के प्रभाव से पे को मान्यता मिली है। फिर सर्वनाम। आधुनिक हिंदी में सर्वनाम सामान्य रूप से खड़ी बोली से ही लिए गए हैं। मुख्यतः 3 सर्वनाम यह, वह, कौन, ये तीनों ही सर्वनाम ब्रज भाषा के प्रभाव से आए हैं। फिर है विशेषण। विशेषणों की रचना में सामान्य रूप से न ब्रज भाषा का प्रभाव है और न ही अवधि का। खड़ी बोली के सभी नियम प्राय स्वीकार किए गए हैं। इसमें केवल एक अंतर है, खड़ी बोली के विशेषणों में स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए अच्छियाँ, लड़कियाँ, अंधेरिया, राता आदि रूप प्रचलित है। ब्रज भाषा के प्रभाव से ये व्यवस्था समाप्त हो गई और एक वचन के विशेषण की बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने लगे, जैसे अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियाँ। फिर छठा है क्रिया संरचना। भविष्य काल की क्रियाओं में मानक हिंदी का ग रूप गा, गे, गी खड़ी बोली से आया है, किंतु वर्तमान काल व भूतकाल की क्रियाओं में बाहरी प्रभाव दिखते हैं। वर्तमान काल के क्रिया रूपों पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। खड़ी बोली और अवधि में क्रियाओं का लिंग भेद नहीं होता, किंतु ब्रज भाषा में होता है। उसी प्रभाव से वर्तमान कालीन क्रियाएं स्वीकार की गई है। खड़ी बोली, अवधि, ब्रज और मानक हिंदी। पुल्लिंग चलू, चलू हूँ, चलत हूँ, चलता हूँ, चलता हूँ। स्त्रीलिंग में चलू हूँ, चलत हूँ, चलती हूँ, चलती हूँ। भूतकालीन। फिर तीसरा है भूतकालीन एक वचन क्रिया रूपक मानक हिंदी में अवधि से प्रभावित दिखते हैं तथा बहुवचन के रूप खड़ी बोली से ही लिए गए हैं। इसका मूल कारण यह है कि आधुनिक हिंदी की भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन क्रिया आकारांत होती है तथा बहुवचन क्रिया एकारांत होती है। एक वचन में आकारांत वाली प्रवृत्ति अवधि में ही दिखाई देती है। खड़ी बोली, अवधि, ब्रज और मानक हिंदी। एक वचन चलिया, चला, चलियो, चला। बहुवचन चले, फिर चला, चलियो या चले। फिर है अवयव। अवयव अविकारी पद वह है जो लिंग, वचन आदि के साथ नहीं बदलते। आम तौर पर हिंदी के अवयव खड़ी बोली से लिए गए हैं, किंतु कुछ परिवर्तन भी दिखते हैं। अब, जब, तब और कब कैसे कालवाचक क्रिया विशेषण खड़ी बोली के इब, जद, कद, तद से अलग है। खड़ी बोली मानक हिंदी, खड़ी बोली मानक हिंदी। इब, अब, जद, तब, जब, कद, कब, तद, तब। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों यथा, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। खड़ी बोली, अवधि, ब्रज और मानक हिंदी। तो खड़ी बोली में उदाहरण इकर, अस, ऐसन, ऐसो, ऐसे। विकुर, तस, ओसन, वैसो, वैसे। किकर, कई, कस, कैसन, कैसो, कैसे। और जुकर, जस, जैसन, जैसो, जैसे। स्थानवाचक क्रिया विशेषणों जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ में है जुड़ने की घटना अवधि से प्रभावित होती है, क्योंकि खड़ी बोली और ब्रज भाषा में इनके लिए यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ मिलता है। फिर तीसरा है शब्दकोशीय प्रवृत्तियों के स्तर पर योगदान। शब्दकोशीय तो मानक हिंदी में मूल शब्दावली 4 प्रकार की है, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत के हैं, अतः इनमें किसी भी बोली का कोई योगदान नहीं है। विदेशी शब्द बाहर से आए हैं, इनमें बोलियों का योगदान मात्र इतना है कि कुछ बोलियों ने विदेशी शब्दों को सहजता से स्वीकारा है और कुछ ने नहीं। अवधि और ब्रज बोलियों में विदेशी शब्दों की स्वीकृति ज़्यादा है। देशज शब्द प्रत्येक बोली में अलग अलग हैं तथा मानक हिंदी में उनकी मात्रा काफ़ी कम है। जितनी मात्रा है उनमें अवधि ब्रज भाषा का अधिक योगदान है, क्योंकि मध्यकाल में साहित्यिक भाषा होने के नाते उनके देशज शब्दों को अधिक विस्तार हुआ। हिंदी का शब्द भंडार मूलतः तद्भव शब्दों की प्रचुरता पर आधारित है। तद्भवीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में अवधि की राम भक्ति परंपरा में तथा ब्रज भाषा में दिखाई देती है। पाली प्राकृत के बोलियों तक का सारा विकास सरलीकरण व तद्भवीकरण की ही प्रक्रिया है, किंतु इनमें अवधि तथा ब्रज का अधिक योगदान निश्चित रूप में है। अब है हिंदी और उसकी बोलियों का संबंध। तो अपन
यहाँ से अपन है ना कल चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, तो ये इन सब के बारे में ना जब अपन ने स्टार्ट किया ना, तो ये स्टार्टिंग के चैप्टर थे, तो उसमें अपन ने देश ये शब्दावलियाँ, तो ये इन सब के बारे में ना विस्तार से चर्चा कर रखी है। तो अगर आप लोग अगर मेरे इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले सारे वीडियो जो कि स्टार्टिंग वाले थे ना, उन वो सारे वीडियो आप देखोगे, तब आपको ये पूरा लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आज का ये वीडियो यहाँ ही समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।